हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द स्टडी अलायंस चैनल आपके लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक एज आईएएस एग्ज़ाम से लेके आपको जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन तक सभी प्रकार की सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है और आगे भी करवाएगा। तो डियर, जो आज का हमारा क्लास है, जो आज का हमारा सेशन है वो रहने वाला है इतिहास को वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों चुने या वाई चूज हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सारी बातें हम इस क्लास में करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट के चुनाव को लेकर या वैकल्पिक विषय के चुनाव को लेकर हम एक लास्ट वीडियो बना चुके हैं, जिसको जाके आप देख सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। जब आपका माइंड एकदम फिक्स हो जाए या अनसर्टेनिटी दूर हो जाए, देन उसके बाद में आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है उसके बारे में सोचें। लेकिन हिस्ट्री को चुनना है, इसके लिए आप हमारी वीडियोस देखें, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, क्यों चुनना क्यों नहीं चुनना चाहिए, वो सब चीज़ें हम आपको आज की क्लास में बताने वाले हैं। और आपको बता दें, हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है द स्टडी अलायंस, उस पर रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हरिचरण बैरवा के नाम से, जिसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट का यह विषय रहने वाला, जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला आज, वाई चूज हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी इतिहास को वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों चुने। तो इससे रिलेटेड कई सारी भ्रांतियां हैं मार्केट में, कई सारे इल्यूजन्स हैं, कई सारी पॉजिटिव बातें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों ही तरीके की बात होती है। तो हमारे सामने समस्या हो जाती है कि आखिर हिस्ट्री में ऐसी क्या खास बात है, इतिहास में ऐसी कौन सी खास बात है कि जिसकी वजह से हम इतिहास को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनें। तो उसकी खास बातों पर हम आज बात करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री के चुनाव को लेकर, तो हिस्ट्री की कुछ नेगेटिव बातों को देखेंगे हम और कुछ पॉजिटिव बातों को देखेंगे हम। कुछ नेगेटिव बातों को देखेंगे। तो गाइस, हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बता के हिस्ट्री की तरफ हायर कर लिया जाएगा या फिर अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। जब देखो कोई भी चीज़ हो, हम उसको चुनाव जब करते हैं तो हमको क्या होता है, हम उनके दोनों चीज़ों को देखते हैं, बैलेंस करते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशरी क्या है। तो वो देख लेते हैं हम क्या है बेनिफिशरी इसमें। तो सबसे पहले हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की जब बात करते हैं तो मार्केट में इससे रिलेटेड कई सारे इल्यूजन्स फैले हुए हैं। तो उन इल्यूजन्स को पहले क्लियर कर लेते हैं कि बाकी ये सच है या फिर वैसे ही लोग बनाए जा रहे हैं इस बात को। तो जो फर्स्ट इल्यूजन्स की बात आती है, पहली भ्रांति की बात आती है, इसको हिंदी में भ्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भ्रांति बोलते हैं। कि जब भ्रांति की बात आती है तो इसमें सबसे पहले इसको बताया जाता है कि ये एक लेंदी सब्जेक्ट है या एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो 4 पन्ने में कवर हो जाता है? नहीं है, बिल्कुल। देखो, जब सब्जेक्ट की लेंदी या फिर उसके क्राइटेरिया की बात आती है ना, तो हर एक एग्जाम अपना एक पैटर्न या अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड करती है किसी सब्जेक्ट को लेके। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि क्योंकि एक जो सब्जेक्ट है या फिर एक टॉपिक है, वो अपने आप में इतना बड़ा भी होता है कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति का पूरा जीवन व्यतीत हो सकता है। और एक सब्जेक्ट अपने आप में इतना भी होता है या एक टॉपिक अपने आप में इतना भी होता है कि आप उसको 4 पेज में भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ऐसा? तो जब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इतिहास को देखते हैं या हिस्ट्री को देखते हैं, तो इसका कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है, इसका कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। तो आप घबराइए नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपको रिसर्च करनी है। हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको देखा है हमने, उनसे मिले हैं, तो उनके द्वारा ये चीज़ बोली गई कि सर एक्चुअली होता क्या है कि इश्क हो जाता है सब्जेक्ट से। जब क्या होता है, जब सब्जेक्ट से इश्क हो जाता है या किसी भी चीज़ से, तो क्या होता है, हम इसको बहुत आवश्यकता से ज़्यादा करने लग जाते हैं। कैसे? तो कई सारे स्टूडेंट्स या खुद भी मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हूँ कि जब एक बार पढ़ने बैठ जाते हैं ना इतिहास में, अपने आप में इतना सब्जेक्ट, ब्रॉड सब्जेक्ट है, इतनी जानकारियाँ प्रदान करता है ये सब्जेक्ट कि आप पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। जैसे एज इसमें थॉट्स है, एक टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, थॉट्स। जब हम थॉट्स को पढ़ते हैं ना,
तो ऐसा लगता है कि पढ़े ही जाएं। अरे भाई साहब, हमको एग्जाम फाइट करना है, हमको यहाँ पे रिसर्च नहीं करनी है। अगर रिसर्च करनी है आप पीएचडी ज्वाइन कीजिए, आराम से जीवन व्यतीत कीजिए उस पर पूरी सब्जेक्ट पे। तो हमें ऐसा नहीं करना, रिसर्च नहीं करनी है। हमें क्या करना है, इसमें एक क्राइटेरिया के अंदर जो हम आपको बताएंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, तो उसके अंदर रह के आपको पढ़ना है। तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, ठीक है। सेकंड पे बात करते हैं कि सर इसमें बहुत सारे डेट्स और फैक्ट्स हैं। आई एग्री विद यू, लेकिन मुझे ये बताइए क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो विदाउट फैक्ट्स के चलता है? चलता है क्या? नहीं चलता। हर सब्जेक्ट के अपने फैक्ट्स होते हैं, इसी प्रकार से इसके भी अपने फैक्ट्स हैं। फिर बात आती है डेट्स की कि सर डेट्स होती है बहुत सारी, याद करनी होती है। डेट्स को कैसे याद करें सर? हम तो पढ़ते पढ़ते एक डेट्स याद करते हैं, दूसरी भूल जाते हैं, ये ओवरलैप हो जाती है। देखिए डियर, बात कुछ ऐसी है कि ओवरलैप की समस्या पहले तो क्यों होती है, हम ओवरलैप की बात कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक के ऊपर चढ़ जाती है दूसरी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए 1857 की क्रांति है, खैर एक बड़ा लार्ज टॉपिक है तो इसको तो नहीं भूल सकते हम। तो इसमें भी कई सारी मिनिमम या छोटी छोटी डेट्स हैं कि इसमें ये हुआ, इसमें ये इवेंट हुई, वो ओवरलैप कर जाती है। उसका कारण यह है कि हम उसको एक स्ट्रेटजी या एक क्लासिफिकेशन नहीं किए हैं उसका, जिसकी वजह से क्या होता है चीज़ें एक दूसरे पर चढ़ जाती है। लेकिन उसको हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ाएंगे जब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाएंगे आपको कि एक सब्जेक्ट को या फिर एक जो आपका डेट है उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, या फिर एक जो सेगमेंट लेंगे पूरा, जैसे लाइक एज एग्जांपल लेते हैं हम एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया को कैसे पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं 5 लाख BC टू 700 या 800 AD पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? 700 या 800 AD पढ़ते हैं। अब कई सारे लोग जो थोड़े बहुत जानकार है वो कहेंगे नहीं सर 1200 AD तक पढ़ते हैं हम। तो बिल्कुल, वो उसमें थोड़ा सा पीरियड क्या है, ऐसा पीरियड आता है जो 700 800 से 1200 के बीच का जो पीरियड होता है वो कुछ ऐसा होता है कि उसमें एक दूसरे चीज़ें कोई डिसाइड नहीं रहता कि ये डायनेस्टी इस पे शासन कर रही है या ये साम्राज्य बना हुआ है, एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे से लड़ते बढ़ते रहता है। ऐसा हर पीरियड के बीच में आता है एक पीरियड 100-200 साल का, जिसमें कुछ भी डिसाइड नहीं रहता कि एक किसी भी मोनार्क का, किसी भी राजा का पूरा शासन या पूरी एक रीजन पर शासन नहीं होता। इस वजह से ये कुछ बीच बीच के 100-200 साल हैं, उनको क्या करते हैं हम संगम टाइप में, उसको संगम काल बोलते हैं। यानी कि किसी का कुछ पता नहीं है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लाइक एज कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्लास में क्लियर कर लेंगे। तो हम बता रहे थे आपको साइंटिफिक तरीके से पढ़ाएंगे इसको। कैसे? यानी कि पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन में कुछ टाइम है, जो कुछ डेट्स हैं उसको क्या करेंगे फिक्स कर देंगे, भाई 100 से 200 के बीच के पीरियड को पढ़ेंगे। फिर उसमें भी इस डेट को कौन कौन सी इवेंट हुई या इस डेट को कौन कौन सी इवेंट्स हुई। जब हम सीक्वेंस में लेके चलेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है आपको याद करने में। अगर हमारी क्लास देखने के बाद आप डेली कुछ मत करो, जो डेट्स वगैरह होती है उसको आप जहाँ पे ब्रश करते हैं या फिर आप जहाँ पे दिन में ज़्यादातर गुजरना होता है जहाँ से आपको, वहाँ पे चिपका दीजिए। जब भी आपको एक बार वीडियो देख लेंगे आप, वीडियो देखने के बाद में बुक्स वगैरह भी पढ़ेंगे और नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे हमारे चैनल की तरफ से। तो वो नोट्स पढ़ने के बाद में मैं गारंटी देता हूँ अगर आपके दिमाग से डेट्स निकल जाती है तो ठीक है, तो आपके ये प्रॉब्लम दूर हो गई कि डेट्स याद नहीं होती सर हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको अब इतिहास में डेट्स भी याद होगी और आप अच्छी तरह कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इल्यूजन्स की। तो नेक्स्ट इल्यूजन आता है स्लीपिंग प्रॉब्लम कि सर जब इतिहास पढ़ते हैं तो नींद आती है हमें। क्या करते हैं जब इतिहास पढ़ते हैं तो नींद आती है हमें। अरे भाई साहब, कंप्लीट नींद लेके आइए ना 7 से 8 घंटे की। इनके चक्कर में मत पड़िए जो लोग बोल देते हैं नहीं 15-18 घंटे पढ़ना। बॉडी का एक आउटपुट होता है, बॉडी का एक आउटपुट होता है। अगर आपकी बॉडी एकदम हेल्थ एकदम सही रहेगी तो आप 6 घंटे 8 घंटे में भी वो चीज़ कवर कर सकते हैं जो आप 18 घंटे में करते हैं। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि सर आपको दिन रात ही पढ़ना। देखो स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी, चलो ये वर्ड आ गया तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। एक तो होती है हार्ड स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोग क्या करते हैं पढ़े ही जाते हैं, बुक्स पढ़ ली, एक बुक्स पढ़ ली, दूसरी बुक्स पढ़ ली, तीसरी बुक्स पढ़ ली। अरे भाई एक सब्जेक्ट पे एक विषय पे कई सारे राइटर्स हैं, कई सारी अपने अपने व्यूज़ दिए हैं या फिर उसमें जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी लिखी गई है। क्या इतने पढ़े ही जाएंगे क्या हम?
तो एक किताब को एक रीडिंग आपको ऐसे मार लेनी है जैसे एज ए न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मतलब न्यूज़पेपर कहने का तात्पर्य क्या हमारा, इसका तात्पर्य यह है कि आपको ऐसे रीडिंग मार लेनी है कि उसकी एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए माइंड में, ना कि कुछ भी याद नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता पहली रीडिंग के अंदर। दूसरी रीडिंग में आपको चीज़ों को एक मोटे मोटे तरीके से देख लेना है। देन जो तीसरी रीडिंग मारेंगे तो उसमें नोट्स बना लेते हैं। अब बात आती है नोट्स की। कई सारे स्टूडेंट्स, सर आखिर ये नोट्स कैसे बनाएं। अब कई छात्र क्या होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पहली बार में नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई पहली बार में नोट्स कैसे बना लोगे? पहली बार में अगर नोट्स बना भी लोगे तो आप पूरी की पूरी किताब को नोट्स में छाप दोगे। देन फिर वही प्रॉब्लम होती है एग्जाम्स के टाइम पर, सर रिवीजन नहीं हो पाया। अरे भाई साहब पूरे ग्रंथ को कैसे रिवीजन कर लोगे? पूरी बुक्स रिवीजन नहीं होती है। उसके लिए अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए। जब आप नॉट ओनली कि द स्टडी अलायंस की क्लास ले रहे हो, आप किसी की भी दुनिया में किसी की भी क्लास ले रहे हो, आपको ये करना है क्लास लेते समय उसके जब आप पढ़ लेंगे पूरा तो उसका कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जैसे लाइक आज बात करें, अभी एंशिएंट इंडिया का एग्जाम्पल लिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें क्या कैसे याद करेंगे सर उसको? तो उसमें याद करने का तरीका जैसे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है उसमें सर, तो उसकी जो भी मेजर चीज़ें उनको क्या करना, उसका एक पॉइंट लिख देना। जैसे कि एक पॉइंट लिख दा, कौन सा लिख देते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी या क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आज इन्फ्लुएंस रखती है, आज प्रासंगिकताएं रखती है। दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मृदभांड बनाए जाते थे जिनको पोएट्रीज बोलते हैं, तो उनका क्या एक टाइप हो गया, तो उसमें एक ऐसा वर्ड लिख दो, पोएट्रीज लिख दो नोट्स में कि इसमें पोएट्रीज बनाएगी, कैसी बनाई गई थी, दैट। तो वो 3 पॉइंट लिख देंगे, आपका पूरा जितना भी था आप जब कंपेयर करके पढ़ेंगे कि उससे पहले कैसी बनाई जाती थी, उसके बाद कैसी बनाई गई, तो आपका नोट्स ये लो 3 वर्ड्स में आपका एक पूरा सेगमेंट खत्म हो गया। तो आपको नोट्स में वो पॉइंट लिखने हैं जो की पॉइंट है, यानी कि की पॉइंट आपके लिए अलग हो सकते हैं, हमारे लिए अलग हो सकते हैं, हर नोट्स बनाने वाले व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। क्योंकि की पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जिससे आपको पूरी की पूरी स्टोरी याद आ जाए। क्योंकि स्टोरी तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको पक्का याद हो जानी है, लेकिन दिक्कत होती है फैक्ट्स की बात पे। तो वो फैक्ट्स क्या होता है, आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, आप आज पढ़ लिए, 15 दिन बाद में फिर एक बार देखेंगे, सारी चीज़ें तो स्किप होएगी नहीं माइंड से, कुछ ही तो चीज़ें स्किप होएंगी ना। तो वो जो कुछ चीज़ें स्किप हुई है उनको जब आप देखेंगे फट से एक बार दोबारा देख ली, फिर याद आ जाएगा। बस ऐसा ही आपको कंटिन्यू करना है। क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम यही, पढ़ते बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि आप खुद सोचिए, जो बंदा या जो स्टूडेंट IAS जैसी पोस्ट के लिए अपने आइडियाज़ रखता है या उसके लिए अपने ड्रीम रखता है, तो क्या वो बंदा पढ़ेगा नहीं? बिल्कुल पढ़ेगा, बहुत पढ़ेगा वो बंदा आके। लेकिन समस्या यही रहती है, ज़्यादा पढ़ने की वजह से भी इन्फॉर्मेशन दिमाग में नहीं रह पाती है। तो गाइज आपको नोट्स भी कैसे बनाने हम ये भी बता दिए हैं। और इल्यूजन्स थे कि जो स्लीपिंग प्रॉब्लम थी, स्लीपिंग प्रॉब्लम क्या होती है कि हम क्या सोचते हैं एक ही दिन में पढ़ दे सार। अरे भाई साहब एक ही दिन में 18 घंटे पढ़ दोगे, दूसरे दिन के लिए आपकी बॉडी आउटपुट देना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी एक सीमा होती है। तो आप डेली करके चलिए ना। और जो आपकी स्ट्रेटजी थी, हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं स्ट्रेटजी पे कैसे रखनी है। आइए आगे चलते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो स्लीपिंग प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, ठीक से सोना है और आराम से पढ़ते चलना है आपको, ठीक है। और जब आपको साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जाएगा ना चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता आपको नींद आएगी। चक्कर क्या होता है कि हम स्टोरी सुना देते, आए बैठे ये राजा ऐसे आया, इसने ये किया, इसने इससे फाइट की, इसने ये जीत लिया, इससे ये अलायंस की गई या ये संधि की गई। अब मैं स्टोरी सुनाऊँ, बिल्कुल हो सकती है, खैर मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन हो सकती है ये प्रॉब्लम एक एक्सेप्शन केस में कि आपको नींद आ जाए जो स्टोरियाँ सुनते हैं। जैसे कि बचपन में भी नानी की स्टोरियाँ सुना करते थे हम, तो सुनते भी नींद आ जाती, होता है ऐसा। तो उसको हम साइंटिफिक तरीका देते हैं, आपको नींद नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी देते हैं हम। ओके गाइज, तो आई होप आपके जो इल्यूजन्स है मार्केट में चल रहे हैं वो दूर हो गए होंगे। तो अब इसके पॉजिटिव साइड की बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री को क्यों चुने हम ऑप्शनल के रूप में, ठीक है। तो जब इसके पॉजिटिव की बात आती है तो सबसे बेसिक है इसका बात, बैकग्राउंड नॉलेज कवर करती है। यानी कि आप एक अकेला हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज की, उनको आप कवर कर ले जाते हैं। सर कैसे करते हैं कवर? कैसे कवर करते हैं हम? तो ये क्या करती है,
जितने भी सब्जेक्ट है उसका एक बैकग्राउंड तैयार कर देती है। बैकग्राउंड कैसे तैयार करती है, आइए उस पर बात कर लेते हैं पहले। तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हम बात करते हैं तो 4 पेपर होते हैं। यूपीएससी मेंस में जो बात करते हैं, प्रीलिम एग्जाम की भी बात करेंगे, थोड़ा पहले मेंस पे कर लेते हैं। हाँ, तो जब मेंस की बात करते हैं तो 4 पेपर होते हैं मेंस के अंदर, चारों ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं। चारों सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, सॉरी 4 पेपर होते हैं, सॉरी 4 सब्जेक्ट नहीं होते, 4 पेपर होते हैं, ठीक है। तो जो 4 पेपर्स होते हैं वो मल्टी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, और मल्टी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड कैसे हिस्ट्री तैयार करता है इस पर बात कर लेते हैं हम। तो जब बैकग्राउंड की बात आती है आपके कि बैकग्राउंड नॉलेज कैसे तैयार करता है, तो वैसे इन्फ्लुएंस ऐसी बात नहीं है कि पीटी में हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस नहीं, बिल्कुल वो भी है, वो भी हम बताएंगे। तो जब चारों पेपर की बात करते हैं इसका बैकग्राउंड कैसे तैयार किया जाता है हिस्ट्री के द्वारा, तो देख लेते हैं। तो इसका जो पहला पेपर होता है मेंस का, उसमें आपको कुछ ऐसे सिलेबस रखा हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड सोसाइटी। देन सेकंड पेपर होता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, IR के नाम से जानते हैं जिन्हें। देन थर्ड पेपर उसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट लाइक एज सब्जेक्ट रखे हुए हैं। देन फोर्थ पेपर हमारा अकेला इथिक्स होता है, इथिक्स और गवर्नेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो गवर्नेंस पेपर होता है, इसमें लिख देते हैं कौन सा पेपर होता है, गवर्नेंस। अब इनका बैकग्राउंड कैसे तैयार करती है हिस्ट्री देखते हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को विदाउट ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते ना, एग्री करते हो इस बात से। देखिए आप जब एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे एंशिएंट इंडिया को, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ, ठीक है, इथोपियन सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ, या फिर आपका रोमन सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ, या इससे पहले जो भी है ये कहाँ कहाँ पे हो, तो ज्योग्राफिक इंडिकेशन से पढ़ेंगे आपके ज्योग्राफी यहाँ पे। देन उसके बाद में आप आते हैं सीधा कहाँ पे, मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया में कहाँ कहाँ से एम्पायर्स या कहाँ कहाँ से जो मोनार्क वो आए यहाँ पे रूल्स किए उनके द्वारा, तो आपको ज्योग्राफी फिर भी देखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एरिया जो ज्योग्राफी का है वो इतिहास से कवर हो जाएगा, या फिर आपको ज्योग्राफी को समझने के लिए एक बैकग्राउंड तैयार कर देगी आपका, ठीक है। देन बात करते हैं हिस्ट्री, अपने आप में है ही ये, यहाँ पे जब ये क्या करता 80 या 80 से 90 मार्क्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो मेंस के अंदर, तो आपका पॉजिटिव एंगल ये तो हो गई। देन कल्चर की बात करते हैं, हिस्ट्री का पार्ट होता है कल्चर, वो कवर कर लेगी। देन वर्ल्ड सोसाइटी की बात करते हैं तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड सोसाइटी में क्या क्या रहा, क्योंकि आपने देखा होगा जब हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जब मेंस पेपर होता है तो मेंस में एक सेगमेंट रखा हुआ है, स्पेशली रखा हुआ है, जो क्या करते हैं आप कंपेयर करके पढ़ते हो कि यहाँ की जैसे कि बात कर लेते हैं कि वुमेन की स्थिति क्या थी, एक स्पष्ट दे रखा, जो सिलेबस आप उठा के देखोगे IAS का तो उसमें स्पष्टली दे रखा कि वुमेन की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या रही इस पीरियड में, क्या रही इस पीरियड में, क्या रही, जो हम आपको बताएंगे ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो जब ग्राफ के माध्यम से बता देंगे तो कंपेरिजन भी हो जाएगा कि इस समय में क्या रही, इस समय में क्या रही और इस समय में क्या रही, ठीक है। तो देन हम बात कर लिए कि वर्ल्ड सोसाइटी भी इससे अच्छी तरह समझ में आती है, और हमको, क्योंकि देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि पहली बात तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करता है। देन बात सिर्फ IAS की करें या UPSC की करते हैं तो ये क्या करता है, इनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में ये ऐसा मस्ट और है भाई, प्रीलिम्स एग्जाम्स में तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, या दैट्स मीन आपकी चॉइस नहीं है कि आप हिस्ट्री को नहीं पढ़े, स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वही मेंस में भी आपको एक जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया UPSC बोर्ड के द्वारा, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। देन पेपर सेकंड की बात करते हैं गवर्नेंस की, ठीक है, थोड़ा बहुत गवर्नेंस कवर करता है, कैसे करता है वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न इंडिया 1773 के एक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है 1773 के एक्ट से किस प्रकार की पॉलिसीज़ रही, उनसे कैसे इंस्पायर हुए, हमने कैसी मॉडरेट पॉलिसीज़ बनाई या कैसी मॉडर्न पॉलिसीज़ बनाई, या फिर किस प्रकार से उनसे समझ के हमने या उनसे इंस्पायर होकर कुछ नई चीज़ें डेवलप की, लाइक एज दिस दैट, ऐसे होगा आपका गवर्नेंस का भी बैकग्राउंड तैयार करता है। दैट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, भाई साहब आपका 70% कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर देगा हिस्ट्री, कैसे सर, आइए बताते हैं। 1773 का जो एक्ट है लाया गया मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, देन उसके बाद में लाया गया, और उसी प्रकार से ऐसे 1935 का एक्ट लाया गया था इंडिया। तो
तो आप जब पढ़ेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो 1935 का एक्ट है, आधा का आधा कॉन्स्टिट्यूशन उसको रखा गया, 1935 के एक्ट को रखा गया सीधा का सीधा, मान लो ऐसे कुछ इनोवेशंस किए, ऐसी बात नहीं है। तो आपको पूरा जो 35 का एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक दायरा कवर कर लिया जाता है। नॉट, मैं ऐसे नहीं करा कि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा, लेकिन एक साइड को कवर कर लेता है ये पूरा, ठीक है, क्योंकि उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी पॉलिसी को कैसे ऐड किया, कैसे निकाला गया, या फिर क्या समस्याएं रही थी जिसकी वजह से वो चीज़ ऐड की गई। जो आप पढ़ते हैं कि कौन कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ऐड की थी, ठीक है, वो आप पढ़ते हैं 8-10 पॉइंट जो भी होते हैं। पॉलिटी की बात करें तो हो गया आपका कि पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में कैसे इतिहास का इन्फ्लुएंस है, तो इतिहास का इन्फ्लुएंस है पॉलिटी में, कांग्रेस की बात आ जाती है। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं आपको पॉलिटी में भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको इतिहास में भी पढ़ने पड़ेंगे। तो आप जब इतिहास से इन चीज़ों को कवर कर लोगे तो आपको पॉलिटी में आई थिंक नहीं प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देके बता देते हैं आपको, कांग्रेस का गठन हुआ, इतिहास में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, पॉलिटी में पढ़ोगे, तो इतिहास में तो आपको पढ़ना ही है। और हम बता चुके हैं कि ये आपकी चॉइस के सब्जेक्ट नहीं, या यूपीएससी बोर्ड ने जो डिसाइड कर दिया आपको देना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, सिर्फ आप ऑप्शनल में कर सकते हैं ये सब काम, ठीक है। तो पॉलिटी की बात हो गई, पॉलिटी को कैसे कवर करता है, किस प्रकार से हमारे जो पॉलिटिक्स सिस्टम है या फिर जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है पॉलिटी से तैयार हुई, और उसको हिस्ट्री में पढ़ना ही पढ़ना है। आइए बात करते हैं सोशल जस्टिस, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है पूरा, सोशल जस्टिस के रूप में पढ़ते हैं। देन इंटरनेशनल रिलेशन, तो आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आईआर को पढ़ने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के लिए आपको इतिहास की ज़रूरत ही पड़ेगी, क्योंकि आपको बताना होगा कि इतिहास में कैसे रहा है, आज क्या सिस्टम है, इतिहास में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, आज उनको सुधारा जा सकता है, ठीक है गाइज। ओके, ये किस प्रकार के रिलेशन रहे एंशिएंट इंडिया में हमारे, ठीक है। तो आपके पेपर सेकंड को भी ज़्यादातर पार्ट को इतिहास पढ़ने से कवर हो जाता है। देन बात करते हैं पेपर 3 की, टेक्नोलॉजी स्किप कर दीजिए, इकोनॉमी है। सर इकोनॉमी को कैसे कवर करेगा हिस्ट्री, बता देते हैं कैसे कवर करेगा। तो इकोनॉमी को कैसे कवर करता है इतिहास, तो इकोनॉमी में हम आपको बता देते हैं कि जो आज की इकोनॉमिक कंडीशन है ऐसी कैसी तो थी नहीं हमारी। तो आप एक वर्ड पढ़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या पढ़ते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। जब आप पेपर इकोनॉमी का एक पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आता है क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में बात करते हैं तो कौन सा, ग्लोबलाइजेशन, जो आज का मुद्दा है, भड़कता हुआ मुद्दा है कि नहीं, कि जैसे कि अभी आरसेप करंट में था, तो आरसेप क्या करते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन थी। क्यों थी वो न्यूज़ में, यही तो थी, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे, या फिर हम क्यों एग्जिट कर रहे हैं उससे, वो हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे। हाँ, तो आज जब क्लोज इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आज के संदर्भ में तो पढ़ नहीं सकते। जब क्लोज इकोनॉमी कब थी, इतिहास में हम क्लोज इकोनॉमी के हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी रही थी, इतिहास में हमको पढ़ना है। देखो फिर मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास पढ़ने से सब कुछ खबर ही हो जाएगा, लेकिन एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, एक आधार, एक बेस तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या करते हैं हम, एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, क्या करें, एग्जाम्पल देना ही पड़ता है क्योंकि लिखे जो हैं सामान्य शब्दों में समझिए हैं। तो सामान्य शब्दों की बात करें तो जब हम एक घर बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले छत डालते हैं क्या। अगर कोई ऐसा हो स्टूडेंट जिसने पहले छत डाल दिया बाद में नींव डाली हो, तो कमेंट बॉक्स में ऐसे मान मूर्ति बता सकते हैं हमें कि क्या था। तो बात करते हैं हम किसके आधार की बात कर रहे थे, घर में क्या करते हैं हम पहले नींव डालते हैं, देन उसके बाद में स्ट्रक्चर को देते हैं, ठीक है। यानी नींव डिसाइड करती है आपके मकान की स्ट्रक्चर कैसे रहने वाली। तो ऐसे ही हिस्ट्री क्या करती है, आपकी नींव तैयार कर देती है, आपका आधार तैयार कर देती है, आपका बेस तैयार कर देती है, ठीक है। देन तो इकोनॉमी को भी कुछ हद तक कवर करता है या कुछ बैकग्राउंड तैयार करता है हिस्ट्री। बायोडाइवर्सिटी पूछिए मत सर, बिल्कुल करेगी कवर बायोडाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो कैसी स्थिति रही वहाँ पे, एनिमल्स की स्थिति क्या थी, यहाँ पे क्या है, लाइक हल्का फुल्का कवर कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट है, छोड़ दीजिए, यानी कि एक पेपर को थोड़ा एथिक्स की बात आ जाती है। चलो इथिक्स क्या होता है, पहले तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होगा इथिक्स क्या है। इथिक्स को बेटा हम बोलते हैं नैतिक शास्त्र।
तो बचपन में भी हमको पढ़ाया जाता है, नैतिक शिक्षा करके कुछ पढ़ाया जाता है, शायद 5-6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है और 10th तक कुछ लाइक चलती रहती है ना। क्या बोलते हैं, नैतिक शास्त्र। नैतिक शास्त्र में आपको नैतिकताओं के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको एथिकल वैल्यूज के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि माता पिता का रेस्पेक्ट करना चाहिए, लाइक एथिकल वैल्यू हो गई, ठीक है, करना चाहिए। अब फोर्सफुली नहीं होता है, एथिकल वैल्यूज कभी फोर्सफुली नहीं होती है, या किसी से इंस्पायर है, लाइक महात्मा गांधी से, ठीक है। तो क्या करते हैं, महात्मा गांधी से पीसफुली हम रहना चाहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए हमको, या किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वायलेंस नहीं करना चाहिए, etc। तो जब हम इथिक्स पेपर की बात करते हैं तो इथिक्स पेपर के अंदर सिलेबस में मेंशन किया गया है मोटे मोटे शब्दों में कि आपको क्या पढ़ना है, थॉट्स पढ़नी है, गांधीयन थॉट्स पढ़नी है, बुद्धा थॉट्स पढ़नी है, आपको जैनिज्म थॉट्स पढ़नी है, आपको रिलीजन में आप बात करते हैं हिंदू रिलीजन में तो आपको महाभारत की फिलोसफी पढ़नी है, ठीक है, आपको रामायण की फिलोसफी पढ़नी है। इनसे क्या वैल्यू तैयार होती है, आपकी इथिकल वैल्यूज तैयार होती है, ठीक है। तो इनको संदर्भ के रूप में लिया गया। तो जब थॉट्स की बात करते हैं तो हिस्ट्री अपने आप में थॉट्स है कि नहीं, क्योंकि आप गांधीयन थ्योरी पढ़ेंगे, आप जैनिज्म पढ़ेंगे, आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे, और आप महाभारत भी पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे, चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा छुएगा जरूर, है ना, महाभारत के बारे में 18th सेंचुरी या 4-5 सेंचुरी में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका एथिक्स पेपर को भी कवर करता है। तो इस प्रकार से तो ये क्या करता है, इतिहास जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका 10-20-30% जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपके सारी सब्जेक्ट्स की कवर कर देगा। और ये क्या है, ओब्लिगेशन मान लो, लाइक एज कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओब्लिगेशन होता है कि करना ही है, करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। आंदोलन मत करने लग जाना कि सर ऐसा मत करो, ठीक है ना, जाके कि सर ने बताया ऐसा कि इसको हटाओ हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट या चूज का सब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तैयार करता है। देन एक बात कर लेते हैं हम दूसरी, पहला पॉइंट कवर हो गया, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से अब देखो स्ट्रक्चर में चीजें पढ़ते हैं ना तो चीजें गायब नहीं होती है माइंड से, है ना, और यही साइंटिफिक तरीका है हमारा पढ़ाने का। तो जब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या करता है, नील करंट अफेयर क्या है, कतई करंट अफेयर नहीं है इसमें। अरे भाई इतिहास में क्या करंट अफेयर बनाओ, करंट अफेयर का मतलब होता है समसामयिक, यानी कि आजकल की घटनाएं जो चल रही हैं, यही होता है ना उसका मतलब। तो करंट अफेयर तो इसका आजकल तो इतिहास बनेगा नहीं, कि बनेगा कि सर कल इतिहास बनाएंगे हमें, नहीं होता है ऐसा, है ना। तो जो नील मतलब करंट कुछ भी नहीं होता, थोड़ा कल्चर की बात करते हैं, कल्चर में इन्फ्लुएंस होता है, तो वो चीज़ें सब आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ लेते हैं। जब आप स्टैटिक पोर्शन को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो कुछ न्यूज़ में रहेगा तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि करंट वरेंट का कुछ लफड़ा है, बाकी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिससे करंट नहीं बनता है, ठीक है ना। खैर सब्जेक्ट कोई अपने आप में बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हम इसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई करंट अफेयर नहीं होता है, तो आप इस प्रकार से बेहतर तरीके से आप इतिहास को पढ़ सकते हैं, और आपका एक अच्छा डिबेट डिस्कशन का भी एक बैकग्राउंड तैयार कर देता है। कहीं आप बैठे उठें पूछ लेते हैं भी है इसके बारे में बताइए, तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगी, आप अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है गाइज। सो डियर, आई होप आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से कैसे कैसे बातें हैं, ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से देख लेना, और इतिहास को ऑप्शनल के रूप में चुने तो द स्टडी अलायंस में ऑप्शनल के रूप में आपका स्वागत है। तो थोड़ा पेपर पैटर्न देख लेते हैं 2 मिनट और। जब पेपर पैटर्न की बात करते हैं ऑप्शनल की, तो क्या होता है, ऑप्शनल के रूप में आपको यूपीएससी में क्या करता है, 2 चॉइस देती है। हाँ, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी बताया था ना कि हिस्ट्री को नहीं छोड़ सकते आप, यहाँ पे छोड़ सकते हैं चाहे तो वैसे, लेकिन अगर रखते हैं तो आपको क्या फॉलो करना है। तो इसमें 2 पेपर दिए होते हैं आपको, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी आपको 2 पेपर हैं जो आपकी चॉइस के मिलते हैं, 250 मार्क्स, ठीक है, 250 मार्क्स के होते हैं ये पेपर। आपको 2 पेपर दिए जाते हैं अपनी पसंद से, तो अगर आप इतिहास चुनते हैं तो कुछ ऐसे पैटर्न रहने वाला है, ठीक है।
तो हम एक चीज़ छोड़ दिए थे थोड़ी देर पहले कि पीटी में सर हिस्ट्री का क्या रहने वाला। तो पीटी में बता देते हैं आपको, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें क्या है, आप 32 से 34 मार्क्स कवर कर सकते हैं हिस्ट्री से, अगर आप हिस्ट्री को अच्छी तरह, वो तो करना भी पड़ेगा वैसे अगर आप आईएएस का पेपर देते हैं तो, ठीक है। तो पेपर 2 और पेपर 2 इसमें दिए गए हैं आपको। तो इसका पैटर्न क्या रहने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब पैटर्न की बात कर लेते हैं आपको, तो पैटर्न में क्या होता है, आपको 1 से और 8 क्वेश्चन दिए होते हैं। पहली बात तो कितने क्वेश्चन दिए होते हैं, 1 से और 8 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं मेंस में, ठीक है। इसमें भी इतना ही आपको 1 से और 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि आपको देखो यहाँ भी चॉइस दे दी है पेपर ने, है ना। आपको 8 क्वेश्चन में से कितने चूज करने हैं, आपको 5 क्वेश्चन चूज करने हैं, उनको लिखना है। इनमें पहला जो क्वेश्चन होता है, इनमें 2 सेगमेंट होता है, ए सेगमेंट और बी सेगमेंट, लाइक एज इसमें भी ऐसे ही रहने वाला है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, आपको कंपलसरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेगमेंट बी में आपको पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी 2 सेक्शन दिए होंगे, पहला सेक्शन में पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, बाकी आप चॉइस से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड सेगमेंट में से भी चाहे तो आप कितने 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखो एक क्वेश्चन तो अनिवार्य कंपलसरी कर रखा, आपको चूज करना ही करना है पहला क्वेश्चन, इसमें भी और इसमें भी। देन दूसरा आप करोगे ही करोगे। 2 क्वेश्चन हो गए, अब 3 क्वेश्चन की बात आ गई। तो 3 क्वेश्चन की बात आती, कैसे करोगे आप, एक क्वेश्चन इससे चूज करोगे। अब बच्चे कितने हमारे पास, चलो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन और सेगमेंट बी का पहला क्वेश्चन, दोनों को आपको करना ही करना है। जब आप दोनों क्वेश्चन को करोगे, जब आप दोनों क्वेश्चंस को करते हो तो आपके पास 3 क्वेश्चन बच जाते हैं। आप चाहे तो सेगमेंट बी से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे सेगमेंट ए से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है जो 50 मार्क्स का होता है, बस सॉरी, जो इसका पहला क्वेश्चन है वो क्या रहता है, आपका मैप से रहता है। कैसा रहता है, मैप से रहता है। उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, पहले 30 तक भी होता था 2013 तक, 2013 से पहले 30 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और इसमें क्या दिया जाता है, इसमें आपको प्लेसेस दिए जाते हैं, आपको मैप पूछा जाता है। मैप में क्या दिया जाएगा, अभी इसका पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या किया जाता था कि आपको ब्लैंक मैप देते थे, उसमें आपको पहचानने होते थे क्षेत्र। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इसका पैटर्न चेंज करके ये कर दिया है कि आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, डिनोट कर दिया जाएगा एरिया को कि ये एरिया, पहचानो कौन सा एरिया है। फिर आपको दे देंगे कि ये आपका प्रोटो हिस्टोरियन प्लेस है, इसमें इस जगह पे प्रोटो हिस्टोरियन में कौन सा रहा है, हिस्टोरियन पीरियड में कौन सा रहा था, ठीक है। उसके लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे आपकी मैप पे। हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका फ्री के मार्क्स समझ लो। इसमें क्या करना होता है, आपको जो 15 प्लेसेस कवर करने होते हैं, उसमें 20 से 30 वर्ड्स या 30 से 40 वर्ड्स में आपको कवर करना होता है एक प्लेस को। उसके बारे में लिखना होता है, कहाँ पे स्थित है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे क्या क्या